हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। अभी जो आप लोगों का सहकारिता विभाग में जो 398 पोस्ट निकली है, उससे संबंधित जो अधिनियम से संबंधित है, उस पर मैं आज वीडियो पहला डाल रहा हूं। लेकिन उसमें जो सहकारी समिति अधिनियम पढ़ने से पहले हम ये जानना जरूरी है कि सहकारी समिति है क्या चीज, कोऑपरेटिव समिति सोसाइटी होता क्या चीज है क्या चीज, इसका इतिहास क्या है, कब इसकी स्थापना हुई, सबसे पहले भारत में कौन सा कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाया गया, कैसे बनाते हैं, इस सारी जानकारी आपको होनी ही चाहिए। क्योंकि ये सिलेबस में है आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी का अगर है तो आपको जानना बहुत जरूरी है। तो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर जरूर करें, क्योंकि मेरा वीडियो अक्सर चोरी चला जाता है और कोई दूसरा इसी का कॉपी करके पढ़ाता है तो मुझे बहुत ज्यादा नुकसान होता है। यहाँ पर तो ज्यादा बस आपसे अनुरोध है कि अच्छा लगे तो इसको शेयर करें और लाइक करें, और अगर अच्छा ना लगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारे पास कोऑपरेटिव सोसाइटी सहकारी समिति पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो सहकारी समिति कोऑपरेटिव समिति होती क्या चीज है? तो सहकारी शब्द का अर्थ है साथ मिलकर कार्य करना। इसका अर्थ हुआ कि ऐसे व्यक्ति जो समान आर्थिक उद्देश्य के लिए साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, वे समिति बना सकते हैं। इसे सहकारी समिति कहते हैं। या ऐसे व्यक्तियों का स्वयंसेवी संस्था जो अपने आर्थिक हितों के लिए कार्य करते हैं। ये तो आपको मालूम है कि भाई आपके पास कोई सिंपल सा, अगर मान लो 1,000 रुपए से कोई मेरे को बिजनेस स्टार्ट करना है और मेरे पास मात्र 100 रुपए है, मेरे पास 100 रहे, तो ऐसे व्यक्ति जिनको जरूरत है, मन 10 व्यक्ति भी अगर इकट्ठे हो गए तो 10 व्यक्ति इकट्ठे तो 100 100 रुपए करके 10 का कर ले तो हमारे पास 1,000 का आमदनी हो जाती है और हम 1,000 कलेक्ट कर सकते हैं। तो यही हो जाएगा, हम जो अकेले काम कर नहीं कर सकते वो मिलकर काम करें। मिलकर काम करें, जितना भी लाभ होगा सब हिस्से में उसके अनुसार हमको बांटना है। तो यह है सहकारी समिति, यही उद्देश्य है सहकारी समिति का। तो अगर देखें तो सहकारी समिति आमतौर पर वंचित या कमजोर वर्ग द्वारा गठित एक स्वैच्छिक संगठन है। आपको मिलना है मिलो, नहीं मिलना मत मिलो। इस स्वैच्छिक का अर्थ यही हुआ, आपको अगर ज्वाइन करना करो, नहीं करना मत करो। ऐसा समाज एक स्वतंत्र और स्वैच्छिक संघ है जिसका लक्ष्य अपने सदस्यों की भलाई करना है। इस प्रकार का निकाय समान लक्ष्यों से प्रेरित समान विचारधारा वाले लोगों द्वारा बनाया जाता है। इसमें एक और उद्देश्य यहाँ पर मेन है कि समान लक्ष्य, आपका समान लक्ष्य होना चाहिए और विचारधारा, समान विचारधारा वाले लोग। एक क्वेश्चन कभी पूछा कि कैसे लोग को शामिल किया जाता है जिनकी विचारधारा समान और समान विचारधारा लोगों द्वारा बनाया जाता है। सहकारी समिति का मुख्य उद्देश्य, तो अगर बात किया जाए तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? सहकारी समिति सस्ते ऋण की सुविधा उपलब्ध कराने, निर्बल वर्ग के लोगों को समितियों की अंश पूंजी में विनियोजन हेतु ऋण देने के अतिरिक्त कृषकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं के विधायन व संग्रहण में सहायता करती है और क्रय विक्रय की व्यवस्था कर उत्पादकों को उनकी उपज का अच्छा मूल्य दिलाने में भी सहयोग प्रदान करती है। आपने एक चीज सिंपल सी बात की है कि अगर मान लिया जाए आपका गांव बहुत अंदर साइड है और शहर में आपको दूध बेचने में प्रॉब्लम आती है, दूध बेचने में आपको प्रॉब्लम आती है, जैसे अक्सर होता है कि बहुत दूर हो जाता है, 40 किलोमीटर दूर है, तो आपके लिए विपणन संघ वहीं पर सामने आपका रहेगा, जैसे अमूल वाला। आप अपना प्रोडक्ट यहाँ पर लाके दे दीजिए, यहाँ पर वो उचित मूल्य आपको प्रदान कर देगा और फिर ये शहरों को चला जाएगा। तो ऐसे जो छोटे उत्पादक होते हैं जो अपना माल को बाजार में नहीं बेच पाते, उनको भी उचित मूल्य दिलाने का ये काम करती है। तो एक छोटा सा मैं उदाहरण देकर समझाने की कोशिश कर रहा हूं। वैसे तो सहकारी समिति आप भी बना सकते हो और हर कोई भी बना सकता है, 10 लोग मिलकर खोल सकता है। रजिस्ट्रेशन कराना होता है, रजिस्ट्रेशन करा लीजिए और आपको गवर्नमेंट भी जो होता है ऋण जो सुविधा दिया है कोऑपरेटिव बैंक से, बहुत आसान किस्तों में ऋण भी प्रदान किया जाता है ताकि आप अपना उत्पादन शुरू कर सकें। सदस्य अलग अलग जगह अलग अलग होते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में तो 10 व्यक्ति से स्टार्ट हो सकता है। सहकारी समिति बनाने के लिए कम से कम 10 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है जो भिन्न भिन्न परिवारों को, हाँ एक चीज और, एक ही परिवार के 10 सदस्य ऐसा बोले भैया हम लोग बन गए, एक ही परिवार के 10 सदस्य हैं, लीजिए सहकारी समिति बना दीजिए, अब हम एक उद्योग खोलना चाहते हैं, हमको ऋण प्रदान करो, ये नहीं चलेगा। अलग अलग भिन्न अलग अलग परिवार है, भिन्न भिन्न परिवार के सदस्य, 10 सदस्य कैसे होने चाहिए? एक परिवार से नहीं, अलग अलग सदस्यों से होने चाहिए। और हमारे छत्तीसगढ़ के जब पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा कुछ नियम कानून और ज्यादा जोड़ दिया था। एक ओवरऑल हमको एक छोटा सा भूमिका देखना है, एक थोड़ा सा सहकारी समिति होता क्या चीज, इसके बारे में जानकारी प्रदान करना है।
सहकारी समिति का पंजीकरण अनिवार्य है और सहकारी संगठन की पूंजी का योगदान केवल सदस्यों द्वारा शेयर पूंजी के रूप में किया जाता है। सहकारी संस्था बैंकों को भी ऋण ले सकती है। कोई भी सक्षम व्यक्ति किसी भी समय सहकारी समिति का सदस्य बन सकता है और जब चाहे स्वेच्छा से समिति के सदस्य को छोड़ सकता है। स्वैच्छिक है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज और यहाँ की एक सहकारी उपक्रम सहकारी समिति अधिनियम 1912, दो अधिनियम है, सहकारी समिति अधिनियम 1912 अथवा राज्य सरकार संबद्ध सहकारी समिति। जैसे हमारे यहाँ पर जितने लोग होंगे कि राज्य सरकार जो सहकारी समिति 1960 बनाया है, छत्तीसगढ़ का जो चलेगा उस पर पंजीकृत होंगे, तो राज्य सरकार द्वारा सहकारी समिति या सहकारी समिति अधिनियम 1912 के अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण होना अनिवार्य है। तो क्वेश्चन बन सकता है ये पहला अधिनियम बना था। अगर बोला जाए तो ये भी याद रखना है कि 1912 जो है ये अधिनियम बना, पहला अधिनियम है सहकारी समितियों से संबंधित। सहकारी समिति अधिनियम 1912 में पंजीकृत हो जी या राज्य सरकार द्वारा पंजीकृत हुई। सहकारी संगठन का प्रमुख लक्षण क्या है? देखो, पहला लक्षण है स्वैच्छिक सदस्यता। यार आपको ज्वाइन करना है करो, नहीं करना है मत करो, आप स्वतंत्र हो। ये स्वैच्छिक सदस्यता। खुली सदस्यता है, आप जब चाहे छोड़ सकते हैं सदस्यता। वित्त की व्यवस्था होती है, प्रत्येक सदस्य अपना हिस्सा लगाता है इसमें और सब मिलकर काम करते हैं। सदस्यों की देयता और सदस्य को सबके प्रति देयता होती है। सदस्यों के देयता मतलब सभी इकट्ठा होंगे, ऐसा नहीं कि एक जन देगा, एक जन पूरा काम करेगा दूसरा नहीं करेगा। उसकी देयता, हर सदस्य की अपनी अपनी देयता योगदान होता है। लोकतांत्रिक ढंग से इसका नियंत्रण किया जाता है। पूंजी पर सीमित ब्याज होता है। पूंजी पर जो भी आप देते हैं पूंजी पर बहुत सीमित ब्याज लिया जाता है, दिया जाता है। अधिशेष का वितरण किया जाता है। जो भी लाभ होगा, जो भी पर्टिकुलर लाभ होगा, सबको उसके हिस्से के अनुसार लाभ का वितरण कर दिया जाएगा। सेवा का इसका मकसद जो है सेवा का है, पूरा लाभ कमाना नहीं, इसका मकसद केवल सेवा होता है। तो ये इसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आपको देखना होगा। इससे संबंधित क्वेश्चन भी मैं हल कराता जाऊंगा, लेकिन सबसे पहले थोड़ा जान लेना। क्वेश्चन तभी आप हल कर पाओगे जब इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी आपको होगा। सहकारी समितियों का लाभ क्या होगा? तो संगठन के रूप में सहकारी समितियों के निम्नलिखित फायदे होंगे। गरीब लोगों के लिए उपयुक्त है। यार जो नहीं पैसा जमा कर पाते, इतना पैसा नहीं, तो हर 10 लोग मिल जाए, 15 लोग मिल जाए और सब लोग मिलकर खोले तो सबको लाभ होगा। फार्म के लिए सरल होता है, ये कोई भी खोलने के लिए सीमित देयता होती है, ज्यादा इसमें उत्तरदायित्व नहीं रहता, लोकतांत्रिक प्रबंधन पाया जाता, कर में रियायतें होती है, टैक्स में रियायत गवर्नमेंट भी आपको देती है, रियायत देती है। मात्र हमारे यहाँ पर 3% पर महिलाओं को ऋण दिया जाता है, मात्र 3%। आंतरिक, वो भी वार्षिक ना, आंतरिक वित्त होता है, आदर्श संगठन होता है, कोई शोषण नहीं होता है, जियो और जीने दो पर अवलंबित है। लेकिन सहकारी समितियों की कुछ सीमाएं भी होती है। सीमाएं में अगर देख लिया जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज होता है कि एक सहकारी समिति को आम तौर पर अकुशल प्रबंधन का नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि जो भी व्यक्ति जुड़ता है उनमें कुशलता का अभाव होता है। और एक कुछ किसान जुड़ रहे हैं, एक मजदूर जुड़ रहे हैं, तो उसमें कुशलता नहीं हो पाएगी। सीमित वित्तीय संसाधन, उनके पास सीमित वित्तीय संसाधन भी होते हैं और आमतौर पर सक्षम पेशेवर प्रबंधकीय कर्मियों के नियोजन करने और बनाए रखने की स्थिति में नहीं है ये। इसलिए उसे अपने स्वयं के सदस्यों पर निर्भर रहना पड़ता है, जिसमें आमतौर पर कौशल और अनुभव की सबसे ज्यादा कमी पाई जाती है। ये हमको झेलना पड़ता है। वर्तमान में भारत में कितनी सहकारी समितियां हैं? तो वर्तमान में लगभग 8 लाख सहकारी समितियां आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त है। 2022 का रिकॉर्ड है। 2022 के आधार पर 8 लाख सहकारी समितियां आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त है, जिसमें से अधिकतर कृषि, बैंकिंग और आवास उद्योगों से संबंधित है। ये तो मान्यता प्राप्त, जिसने रजिस्ट्रेशन कराया। बिना रजिस्ट्रेशन के भी बहुत सारे चल रहे होंगे सहकारी समितियां। ऐसे बोला जाए तो बहुत ज्यादा, लेकिन 8 लाख मान के चलिए, 8 लाख होता है। प्रकार का अगर देखें सहकारी समितियों के प्रकार, तो उपभोक्ता सहकारी समिति उपभोक्ताओं को या उचित मूल्य पर उपभोक्ता वस्तुओं को उपलब्ध कराती है। माने अगर उपभोक्ताओं को यहाँ पर जरूरत है तो उचित मूल्य माने सही रेट लगा के उपभोक्ताओं को प्रदान ये करती है, तो उपभोक्ता सहकारी समिति कहलाती है। उत्पादक सहकारी समिति होती है। ये समितियां छोटे उत्पादक को उत्पादन के लिए कच्चा माल, मशीन, औजार, उपकरण आदि की आपूर्ति करके उनके हितों की रक्षा के लिए बनाई जाती है। छोटे छोटे घरेलू कुटीर उद्योग है, उनको चलाने वाले कच्चा माल कहाँ से देगा? ये मशीन तो 4-5 लोग जैसे इकट्ठा होकर उन लोगों को प्रदान किया जाता है। उत्पादक सहकारी समितियां होती है। कभी कभी गवर्नमेंट खुद आ जाती है। सहकारी विपणन समितियां होती है। ये समितियां उन छोटे उत्पादकों और निर्माताओं द्वारा बनाई जाती है जो अपने माल को स्वयं बेच नहीं सकते। मैंने अभी दूध वाला को उदाहरण दिया था, जैसे अमूल
यहाँ पर सहकारी समिति जो अमूल बनी थी वो दूध वाले लोगों से इकट्ठा करके वो सीधा मार्केट में उतारती थी ताकि वो ठगे ना जाए। मैंने समिति सभी सदस्यों से माल इकट्ठा करके उसके बाजार में बेचने का उत्तरदायित्व लेता है। सहकारी वित्तीय समितियां, ये वित्तीय समितियां जो होती है विशेष करके ऋण प्रदान करती है। इस प्रकार की समितियों का उद्देश्य सदस्यों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना होता है। और सहकारी सामूहिक आवास समिति भी होती है। यह आवास समितियां अपने सदस्यों को आवासीय मकान उपलब्ध कराने के लिए बनाई जाती है। मैंने कम लागत में कम पैसे में आपको बना के देती है, ये आवास समितियां होती है। सबसे इंपॉर्टेंट कुछ हिस्ट्री को हम लोग देखें कि भाई कैसे उत्पन्न हुआ, किस प्रकार उत्पन्न हुआ। तो ये जो परिणाम था औद्योगिक क्रांति का, औद्योगिक क्रांति 16वीं शताब्दी में जब आई थी तो औद्योगिक क्रांतिकरण आर्थिक तथा सामाजिक असंतुलन के परिणाम स्वरूप भारत में बस 1901 में एडवर्ड लॉ की अध्यक्षता में, देखो याद रखना, एडवर्ड लॉ की अध्यक्षता में सहकारी समितियों के संगठन की संभावनाओं और सफलता पर रिपोर्ट के लिए समिति की स्थापना की गई तथा रिपोर्ट के आधार पर 1904 में जो रिपोर्ट आई थी 1904 में सहकारी साख अधिनियम पास किया गया। क्वेश्चन बन सकता कब पास किया गया सहकारी साख अधिनियम, तो सबसे पहले 1904 अंग्रेज जमाने में पास किया गया था। तभी से सहकारी आंदोलन प्रारंभ हुआ। 1903 की समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और 1904 में पहला सरकारी, बहुत इंपॉर्टेंट, पहला सरकारी ऋण समिति अधिनियम कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज एक्ट, ये जो बना कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक्ट पारित किया गया। पहला क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर कि पहला सरकारी ऋण समिति अधिनियम कब पारित हुआ, तो 1904 में। और ये इसके आधार पर कौन सा अधिनियम बना था, तो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक्ट पारित किया। अंग्रेज जमाने की बात की है तो पहला जो अधिनियम पारित किया गया 12 से भी पहला, जो मैं 12 बोल डाला था, यहाँ 12 से भी पहला एक अधिनियम बनता है समिति अधिनियम, यह है कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक्ट पारित किया गया। एक ही गांव के या कस्बे में रहने वाले या एक ही वर्ग या जनजाति संबंधित कोई भी 10 व्यक्ति सहकारी ऋण समिति का निर्माण कर सकते हैं। भारत में सहकारिता आंदोलन का जन्म एफ निकोलसन को माना जाता है। इस चीज को ध्यान रखेंगे कि किसको माना जाता है, तो भारत में सहकारिता आंदोलन का जन्म एफ निकोलसन को माना जाता है। अंग्रेज जमाने में ही हुआ, तो यही लोग होंगे। भारत में सहकारिता आंदोलन की शुरुआत सन भी याद बता दिया बार बार, 1904 यहां पर आया। हमारे देश की पहली सहकारी समिति अगर 1905 में कर्नाटक में, अगर देश की बात किया जाए, जो लोगों ने स्वदेशी, अंग्रेज लोग नहीं, वो अंग्रेज लोग बनाया तो 1904 का एक्ट है, लेकिन अगर स्वदेशी अगर बात किया जाए तो हमारे देश की पहली सहकारी समिति 1905 में कर्नाटक के गडक जिले के काना गिनहल, याद रखना, काना गिनहल गांव के पंजीकृत की गई थी। श्री सिद्धन गौड़ सन्न रमना गोड़ा पाटिल को सहकारी आंदोलन का अग्रणी माना जाता है, क्योंकि वह हमारे देश में उक्त सहकारी समिति के संस्थापक अध्यक्ष है। यहाँ पर अग्रणी बोला गया, यहाँ पर चीजों में, इसका नाम भी याद रखना, सिद्धन गौड़ा, ये बिल्कुल स्वदेशी रूप से भारतीय ये था। 1905 में कर्नाटक में यह हमारी स्थापना हुई थी। यहाँ पर सन्न रमन गौड़ा पाटिल सहकारी आंदोलन का अग्रणी भी माना जाता है। ये सब इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कर्नाटक गंडक जिला काना गिलम गांव पंजीकृत किया। कौन सा पहला पंजीकृत किया गया था सहकारी समिति, तो यही लोगों का 1905 में पहली समिति गठन सहकारी का पंजीकरण किया गया था। 1958 सहकारी विपणन समिति की स्थापना की गई थी। कुछ विशेष और हम लोग देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। सहकारिता संबंधित विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा किसके सूची के अंतर्गत आता है, तो राज्य सूची के विषय में आता है सहकारिता। वैसे मैं आपको बता दूं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के 1919, जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट 1919 आया था, उसमें भी जो पहले प्रांतीय विषय बना दिया गया था, सहकारिता को प्रांतीय विषय बना दिया गया था। यहां पर लिखा नहीं, मुंह जबानी बता रहा हूं कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट 1919 में आया था। और यहां पर इसी प्रकार संघीय न्यायालय, याद रखिए, संघीय न्यायालय 1919 के बाद 1935 में, जो 1919 एक्ट के आधार पर ही बोला गया था, 1935 में गठन हुआ था 1935 एक्ट के आधार पर संघीय न्यायालय। तो 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में भी जो सहकारिता को राज्य सूची में विषय बनाया गया और अभी भी यह राज्य सूची के विषय के अंतर्गत आता है। और इस प्रकार कानून बनाने के लिए पूरी तरह से विशेष रूप से राज्य विधानमंडलों के अंतर्गत आता है। इसलिए छत्तीसगढ़ सहकारी जो अधिनियम बना ना, यहाँ पर तो ये छत्तीसगढ़ बना पाया। और किसी भी बदलाव के लिए कम से कम, हाँ, अगर गवर्नमेंट चाहेगी इसमें बदलाव करना तो इसमें किसी भी बदलाव कम से कम आधे राज्यों का अनुसमर्थन आवश्यक होगा। ये 97वां संविधान संशोधन था। 97वां संविधान संशोधन में जो सहकारिता को राज्य सूची का विषय बनाया गया है।
101वां संशोधन अधिनियम 2016 को सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, संवैधानिक दर्जा कब दिया गया? तो ये 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 में सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। और एक और इंपॉर्टेंट, भारतीय संविधान के 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा जोड़े गए अनुच्छेद 19 का क्या जोड़ा गया? इससे संबंधित अनुच्छेद तो भारतीय संविधान में याद रखेंगे 19 का जोड़ा गया है ना, में भारत के सभी नागरिकों को संगम या संघ के साथ साथ सहकारी समिति बनाने का मूल अधिकार अंततः स्थापित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में सहकारी समिति बनाने का बोला गया है। ये मूल कर्तव्य के अंतर्गत तो अनुच्छेद 19 का आप बना सकते हो सहकारी समिति, इस चीज को याद रखना। तो ये 19 का आएगा सहकारी समिति जो बनाया जा सकता है 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा। इसके अलावा एक सहकारी उपक्रम को सहकारी समिति अधिनियम 1912 पहले बताया जा चुका हूं, अथवा राज्य सरकार का संबंध सहकारी समिति अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत करना अनिवार्य होता है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और भी वीडियो देखने के लिए मेरे प्लेलिस्ट में आप जा सकते हैं, जो कोऑपरेटिव प्लेलिस्ट, जो कोऑपरेटिव से संबंधित जो है सहकारिता वाला, उसमें जाएंगे प्लेलिस्ट में, उसको दबाकर आप देख सकते हैं। मैं आज से कोशिश करूंगा रोज डालूं, क्योंकि आपका अधिनियम से मटेरियल मिल नहीं पाता यहाँ पर, और मटेरियल दो तो अच्छे से मटेरियल देना पड़ता है, तो थोड़ा सा हो सकता है 1-2 दिन डिले भी हो जाए, लेकिन मैं आपको लगातार इसका अध्ययन करवाऊंगा। आप जुड़ सकते हैं मुझसे। आप मेरे वीडियो को वॉच करते हैं इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।